दोस्तों, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाता हूँ। मैं 4 जगह की मिट्टी को अपने माथे पर लगाता हूँ। सबसे पहले जाट स्कूल रोहतक, गवर्नमेंट सिविल लाइन स्कूल पटियाला, गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पटियाला और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। क्योंकि आज मैं जो भी बना हूँ ज़िंदगी में, वो इन चारों इदारों की वजह से बना हूँ। इन चारों इदारों में जो टीचर साहिबान थे, उनकी बदौलत बना हूँ, अपने माँ बाप की बदौलत बना हूँ। तो इतना तो मेरा करना फ़र्ज बनता है। दोस्तों, आज हम फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज में आए हैं। ये हमारा तीसरा है एपिसोड इसके ऊपर, हमारे इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर। ये हम इसलिए बना रहे हैं कि हमने देखा कि यहाँ से ग्रेजुएट होकर मैं ग्रेजुएट की बात करूँगा, पोस्ट ग्रेजुएट बाद में हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएट होकर पिछले 75 साल से, ये कॉलेज 75 साल से वजूद में है। यहाँ से कई लाख स्टूडेंट्स हिंदुस्तान में, कई हिंदुस्तान के बाहर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, टीचर्स का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी पाया, उनमें से कई हजार लोग, रीजन उनको पता होंगे, मैं नहीं जानता, वो कभी भी यहाँ आ नहीं पाए। मैं ये नहीं कहूँगा आए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आ नहीं पाए। क्या वजह होंगी मैं नहीं जानता। कुछ फॉरेन के भी स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर्स हैं यहाँ से पढ़े हुए, जो यहाँ नहीं आए। हिंदुस्तान के भी बहुत से हैं जो यहाँ नहीं आए। हम आज जो 5.5 साल हम लोगों ने यहाँ गुजारे होते हैं, 4.5 साल स्टूडेंटशिप के, 1 साल कंपल्सरी इंटर्नशिप का, 5.5 साल का हम आप लोगों को बेसिक चीज़ें दिखाएंगे जिससे आप लोगों को याद आ जाए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने में इन चीज़ों का कितना नुमाया रोल है। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि ये जो वीडियो आप देखें, वो अपने बच्चों को, अगली जनरेशन को, और मेरी उम्र के लोग हैं, शायद उनकी 3rd जनरेशन भी तैयार हो गई हो या हो रही होगी, उन सबको दिखाएं ताकि उनको पता लगे कि आप लोग कितनी मेहनतों से, कितनी मुश्किलों से और किसकी वजह से आज बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए आपको वो सब चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कुछ रह जाए तो अभी ही हम आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। समीर, आइए आइए। अब हम आ गए हैं यहाँ फिजियोलॉजी के लेक्चर थिएटर में। दिस इज एन ओल्ड लेक्चर थिएटर। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए हैं। जिस वक्त हम पढ़ा करते थे, आप लोग जो देख रहे हैं पढ़ा करते थे, तब 150 मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते थे। वो इस हॉल में आ जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता 150 से 250 हुए, अब 250 स्टूडेंट की इनटेक है, तो यहाँ वो एकोमोडेट नहीं हो सकते थे। तो सरकार ने पीछे एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अपने सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस वहाँ लगती हैं। हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हम आप लोगों से जुड़ी हुई यादें दिखाना चाहते हैं। कोई ये नहीं दिखाना चाहते कि क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या नहीं हुई, हम उसकी बात नहीं करेंगे। प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई वो भी बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम आपको यादों के झरोखों में से आपकी यादें आपके पास पहुंचा रहे हैं ताकि वो देखकर आप नॉस्टैल्जिक फील करें और आपको लगे कि आप भी यहाँ कभी बैठे थे। तो देखिए, ये कमरा, ये अपना फिजियोलॉजी लेक्चर थिएटर है। इस जगह पर टीचर साहबान जो हमारे वक्त में थे, डॉक्टर R.S. गोगना, डॉक्टर मेजर R.S. गोगना, देन मैडम शर्मा, मैडम बॉल, ये सब पढ़ाया करते थे। और एक बात मेरे को और याद आती है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को डॉक्टर गोगना जब क्लास लेते थे तो रोल नंबर वाइज बिठाते थे। मतलब 1 2 3 ऐसे शुरू कर लेते थे। और हमारे वक्त से लेकर 90 तक, आई एम टॉकिंग ऑफ 70 से 90 का पीरियड, तब लड़कियां 10 12 या 15 होती थी। लड़कियों को फ्रंट रो में बिठाया जाता था और लड़कों को पीछे बिठाया जाता था। मैं
जो मेरी बैच के हैं, सुनीता है, भूपिंदर है, सुरिंदर है, उमेश है, उन सबको कहूँगा कि देखें इसको ध्यान से और याद करें वो कहाँ बैठा करते थे। बहुत ही खूबसूरत लम्हात हैं, ऐसी चीज़ें आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगी देखने को। अच्छा, डॉक्टर गोगना की एक खासियत ये थी कि डॉक्टर गोगना कभी कभी हाजिरी लिया करते थे, वंस ए वाइल, और वो सिलेक्टिव लेते थे, मतलब 10 बोल दिया, 20 बोल दिया, 30 बोल दिया। अगर मान लीजिए उन्होंने 10 बोल दिया रोल नंबर, अगर वो हाजिर है तो उसकी जितने पीरियड की उन्होंने हाजिरी नहीं ली सब रोल कॉल लग जाती थी। अगर वो उस दिन वो बेचारा 10 मिसिंग है तो सारी एब्सेंट लग जाती थी। मैं जहाँ तक मेरे को याद है मेरा 72 था, मैं यहाँ बैठता था, तो मैं भी बहुत कम क्लासेस अटेंड करता था। तो इत्तेफाकन एक दिन मैं आ गया क्लास में, ये कुछ टिडबिट्स भी बताने ज़रूरी हैं। तो डॉक्टर गोगना ने रोल नंबर बोला, मेरा रोल नंबर बोल दिया 72। उनको पता था कि मैं नहीं हूँगा, क्योंकि रेपुटेशन ऐसी थी, काम ऐसे थे। तो इत्तेफाकन मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा यस सर। उन्होंने ऐनक ऐसे उतारी, देखा, ओके सिट डाउन। तो उसे रजिस्टर बंद कर दिया। कहते इफ ही कैन प्रेजेंट देन आई प्रिज्यूम होल क्लास इज प्रेजेंट। उन्होंने हाजिरी नहीं ली। बाद में जितने मेरे दोस्त थे वो कहते यार तू कभी कभी आ जाया कर, तो साड़ी सारे की हाजिरी बच जाया करेगी। तो ऐसे कुछ हुआ है यहाँ। तो ये बहुत ही हसीन लम्हात थे यहाँ जो डॉक्टर गोगना के बारे में याद आ गए। अच्छा, डॉक्टर गोगना का एक किस्सा और याद आया। उनका बेटा रवि गोगना, वो हमारा क्लास फेलो था। तो वो भी हाँ लायक था, लेकिन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, जैसे उस वक्त के बच्चे बिगड़े होते थे। आजकल के बच्चे तो बहुत शरीफ हो गए हैं, उस वक्त के तकरीबन बच्चे थोड़े से होते थे ऑफ द ट्रैक। तो वो रात को सोता सोता कम था, तो सुबह वो ऐनक लगा लेता था और क्लास में सो जाता था। एक दिन डॉक्टर साहब ने उसको पुकारा, रवि। तो रवि तो सो रहा था, रवि ने आवाज़ नहीं सुनी। तो वो अपना सबको लगा भी हाँ भी ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने फिर यहाँ से चौक उठाया, ही पिक द चौक यहाँ से, और जोर के उसके ऊपर निशाना मारा। उसके मुंह पर लगा, वो हड़बड़ा के उठ गया, हाँ 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 ऐसे। वो कहते उल्लू दे पट्ठे, क्लासरूम सोन वास्ते बने, गेट आउट कहते। तब एक मेरे को याद है लैब में एक प्यारे लाल एक टेक्नीशियन हुआ करते थे। यहाँ मैं एक बात तो प्यारे लाल की और बताता चलूँ कि जितने हम डॉक्टर बने उस वक़्त, या जितनों ने फिजियोलॉजी का पेपर क्लियर किया है, उसमें प्यारे लाल का योगदान बहुत था। हमें फ्रॉक की वो पिथिंग आती थी जो हम में से किसी को नहीं आती थी, वो सब की किया करता था, किसी की 5 रुपए में, किसी की 10 रुपए में। फिजियोलॉजी में 90% स्टूडेंट्स को पास करवाने में प्यारे लाल जी का हाथ था। प्यारे लाल जी सलाम है आपको, कोई चीज़ जो कोशिश करूंगा ना छूट पाए। तो उन्होंने प्यारे लाल को बुलाया, कहते जाओ इस गधे की माँ को अभी बुला के लाओ घर से। तब वो वहाँ अजीत नगर रेंटेड कोठी में रहते थे। तो रवि की मदर यानी डॉक्टर गोगना की वाइफ वो आ गई। उन्होंने डिपार्टमेंट में अपनी वाइफ की ऐसी तैसी फेर दी। कहते ऐसे नलायक मुंडा पैदा किया, क्लास च सो जाता है, इन लैके जा कर। उसको एक हफ्ता क्लास में आने नहीं दिया। तो ये एक बहुत हसीन याद है ये फिजियोलॉजी के रूम से। चलिए अब एनाटॉमी रूम चलते हैं। वहाँ डॉक्टर थापर, जिसको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है, मास्टर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है, उनकी कुछ बातें करेंगे। कुछ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स जो इन बेंचों पर बैठकर, दोस्तों ये बात यही कर लेते हैं यार, ये बेंच हों, एनाटॉमी के हों, फार्मा के हों, फार्मा और पैथोलॉजी ऊपर ही है ना जी, फार्मा के हों, पैथोलॉजी के हों, हम सब जितने भी हैं, मेरे ख्याल है 1 साल 2 साल पहले तक भी 2 साल पहले तक सभी इन बेंचों पर बैठकर पढ़े हैं और इन बेंचों पर बैठकर बड़े बने हैं। इन बेंचों की बदौलत ही हम लोग डॉक्टर्स बने हैं। इन बेंचों की बदौलत ही हम नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का जिक्र करना मेरी जिम्मेवारी बनती है जो इन बेंचों पर बैठकर आउटस्टैंडिंग उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की। अगर मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा तो शायद मैं अपनी वीडियो के साथ इंसाफ नहीं करूंगा। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये हो सकता है कि हम सब आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के पास ना पहुंच पाए हों, क्योंकि हमारे सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड है। हम कोई बहुत मल्टीमीडिया नहीं चलाते। मैं, सैमी, रिहान,
और किमी, ये 4 बंदे हैं जो लगे हुए हैं बस कुछ करने की धुन में। तो उस लिमिटेशन की वजह से हम शायद सब पास नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन मैं जिनके पास हम नहीं पहुंचे और वो देख पाए इस वीडियो को, तो उनसे पहले तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि मैं आपका जिक्र नहीं कर पाया, क्योंकि मैं आपके बारे में जानता नहीं था। हाँ, एक ऑफर है हमारी चारों की तरफ से, आप हमारे ब्लॉग पर अपनी अचीवमेंट अपनी फ़ोटो के साथ डाल दीजिए, हम ज़रूर उसको टेलीकास्ट करेंगे। तो जो मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स जो ज़िंदगी में बहुत आउटस्टैंडिंग, मैंने उनका जिक्र करता हूं, सबसे पहले मेरा ख्याल है पद्म श्री डॉक्टर R.L. मित्तल का जिक्र बनता है। यहीं से पढ़े, यहाँ हेड ऑफ द आर्थोपेडिक्स में रहे, सारी दुनिया में उन्होंने नाम पैदा किया और उनको पद्म श्री मिला। सलाम है सर आपको। मेडिकल फ्रेटर्निटी सारी उम्र आपकी एहसानमंद रहेगी कि आपने मेडिकल कॉलेज पटियाला को इतना बड़ा ऑनर दिया सर। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर KD सिंह का। मेरा बैचमेट है, मेरा जमाती है, बहुत बढ़िया बंदा यार। 6 साल रहा प्रिंसिपल, तब प्रिंसिपल होता था, डायरेक्टर कम प्रिंसिपल नहीं होता था। KD, प्राउड ऑफ यू यार। देन राजन सिंगला, राजन सिंगला यहीं के हैं, MBBS यहीं से की, एनाटॉमी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं आजकल। वो उनकी तबीयत सेहत अच्छी नहीं थी तब उन्होंने छोड़ दी। ही वॉज आई थिंक फर्स्ट डायरेक्टर कम प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रेस्टिजियस कॉलेज। राजन, you are a too good man यार, I love you. I have met you number of times. I don't have any words to express my love and gratitude for you. फिर डॉक्टर सीबिया साहब, रमनदीप सिंह सीबिया, जो आज के दौर में डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हैं। आप पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अभी भी हेड ऑफ द मेडिसिन डिपार्टमेंट हैं, बहुत नामवर क्लिनिशियन हैं, सारे पंजाब में उनका नाम है। बड़ी मुश्किल है उनके लिए कि मेडिसिन का डिपार्टमेंट चलाना और साथ में ये चलाना, बट आई नो ही इज़ ए कैपेबल बॉय, ही कैन डू इट। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर दीपक भसीन साहब का। दीपक भसीन साहब भी इसी बेंचों की पैदाइश हैं, इसी टीचिंग फैकल्टी जो मैंने जिक्र किया है उनकी पैदाइश हैं। आप वहाँ PGI में हेड ऑफ द गैस्ट्रो के बने, आजकल 40s में वहाँ हेड हैं। उससे पहले मेरे को नाम लेना चाहिए था डॉक्टर गुरदीप सिंह, जो यहाँ पटियाला हार्ट के CEO का MD हैं। आप फर्स्ट गोमको लाइट हैं जिन्होंने DM की थी। यू हैव सेट द ट्रेंड सर, वंडरफुल कार्डियोलॉजिस्ट, वंडरफुल मैन, सलाम है सर आपको। फिर मैं नाम लूँगा डॉक्टर अविनाश गोयल। अविनाश गोयल, इन्होंने MCH की, मे बी फर्स्ट वन टू डू MCH, क्योंकि DM तो 1-2 ने कर ली थी, MCH करने वाले शायद ये पहले होंगे। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, आजकल अपना काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। कहा जा सकता है कि जो एक डॉक्टर को होना चाहिए वो डॉक्टर अविनाश गोयल हैं। थैंक यू अविनाश जी। उसके बाद डॉक्टर हरमिंदर हैं, जिनको फादर ऑफ न्यूरोलॉजी कह सकते हैं हम पटियाला में। आप DM हैं न्यूरोलॉजी में PGI से, आप यहाँ आजकल अमर में न्यूरोलॉजी के हेड हैं। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसको हम मोनी कहते हैं, मेरा बैचमेट है, उसका रोल नंबर 71 था, मेरा 72 था। ये अलग बात है कि वो कहाँ से डॉक्टरी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम MBBS ही कर पाए, ये भी बहुत है। कर ली, खैर हमने औखे सौखे कर ली, बट बहुत अच्छा। वो 2 बार पंजाब मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। उसके बाद मैं नाम लूँगा डॉक्टर अशोक शर्मा जी का, जो US में हैं। देखिए दोस्तों, US की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रहा, US में तो बहुत डॉक्टर्स हैं, कोई गिनती नहीं होगी, कितने कितने हज़ारों में होंगे, और कंट्रीज़ में भी हज़ारों में होंगे। जहाँ तक हमें नॉलेज है, अशोक एक अकेला हिंदुस्तानी है जिसका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। हर साल वो हिंदुस्तान आता है, कादियाँ से है चौकी,
तो आकर यहाँ 1 महीना गरीबों के लिए कैंप लगाता है। ऑपरेशन फ्री, रिहैबिलिटेशन फ्री, दवाई फ्री। उसके अलावा यहाँ मेडिकल कॉलेज में ये जो विकास साहब अभी बिजी थे, इन्होंने देखा नहीं क्योंकि थोड़े बड़े आदमी हो गए हैं, विकास चोपड़ा जी। हमारा तो खैर आई कैन से ही इज़ लाइक ए सन टू मी, तो लेकिन बड़ा आदमी हो गया है, कम देखता है इधर उधर। तो विकास भी उसका मेंबर है। पटियाला फाउंडेशन बनाई है अशोक ने, जो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद डॉक्टर विनोद कपूर का नाम आता है। आप डेंटिस्ट्री के फादर माने जाते हैं पंजाब में। ओरल सर्जरी किसे कहते हैं वो विनोद को देख लो, पता लग जाएगा ओरल सर्जरी किसे कहते हैं। उस वक़्त तक बुक्स नहीं होती थी, ना मेडिकल की ना डेंटिस्ट्री की। इस बंदे ने किताबें लिखी जो आज टेक्स्ट बुक बनी हुई हैं। कितना आसान कर दिया इसने डेंटिस्ट्री को। मैं विनोद का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि तब डेंटल कॉलेज नहीं बना था। जो डेंटल के स्टूडेंट आते थे वो पटियाला मेडिकल कॉलेज के अंडर आते थे। डेंटल विंग मेडिकल कॉलेज पटियाला का एक विंग था और टोटल इंटेक 12 की थी, इसलिए मैं विनोद का नाम ले रहा हूँ। डॉक्टर राजा बेनीपाल यहीं के ग्रेजुएट हैं। आजकल वो ऑन्कोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। बदकिस्मती से हमारे पंजाब में कैंसर के केसेस बहुत बढ़ गए हैं और इतनी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, इतने प्यार से ये ट्रीटमेंट लड़का करवाता है जिसका कोई मुकाबला नहीं। डॉक्टर बेनीपाल, सल्यूट है यार तेरे को। यू आर ए वंडरफुल मैन, यू आर ए वंडरफुल मैन। कीप दिस स्पिरिट गोइंग। क्योंकि जो कैंसर से आता है वो बहुत तंग होता है। उसकी जितनी तकलीफ आप दवाई से कम नहीं कर सकते, अपने बिहेवियर से कम कर सकते हो, और वो आप कर रहे हो। ये प्रमोद मित्तल जो यहाँ डीएम हैं पटियाला में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में इन्होंने बहुत काम किया है। ये कुछ नाम थे जिन तक हम पहुँच पाए, जिन्होंने बहुत काम किया है। इन बेंचों पर से बैठकर कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, कह सकते हैं फर्श से ये आज तक पहुँचे हैं। मैंने फिजियोलॉजी की बात की तो मैंने कहा था ना, डॉक्टर गोगना, मैडम बॉल, मैडम शर्मा, मैडम सोनलाल शर्मा, डॉक्टर नहीं वो तो ये सब लोग थे। तो अब हम एनाटॉमी की तरफ चलते हैं, वहाँ भी दिखाएं। एनाटॉमी was the most horrorful subject। इससे डिफिकल्ट सब्जेक्ट एमबीबीएस में पहले फर्स्ट प्रॉफ में ये हुआ करता था, उसके बाद फाइनल में सर्जरी। इससे हर एक की जान निकलती थी। और वो बुक का क्या नाम था, बेली। तो ग्रेज एनाटॉमी पढ़नी पड़ती थी। वो मतलब ये समझ लो भाई, पढ़ते पढ़ते आदमी खत्म हो जाता था, किताब खत्म नहीं होती थी। तो क्या क्या स्टालवर्ड्स पढ़ाया करते थे उस वक्त। कई साल पढ़ाया उन्होंने, 1 साल की बात नहीं कर रहा। डॉक्टर मखनी हेड हुआ करते थे। डॉक्टर थापर, जिनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है, ये सब यहाँ लोग थे। डॉक्टर वालिया। 1-2 मज़ेदार टिटबिट्स भी सुनाने ज़रूरी हैं अपने, ये हम अपने जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो उसमें एक बार की बात मैं सुनाता हूँ, बड़ी मज़ेदार। तो इधर इस शायद यहाँ था, ये 2nd या 3rd रो में हमारा क्लास फेलो सुमित्र सिंह पड्डा, ही वॉज फ्रॉम कपूरथला, वो बैठा था। इधर डॉक्टर थापर पढ़ा रहे थे। तो कोई उसने शरारत की होगी। नेचुरली उस वक्त बच्चे बहुत शरारती थे। आजकल तो सारे 100 बच्चे आ गए हैं, अब तो शायद लगता नहीं इनको पता हो भी शरारत किसे कहते हैं। तो उन्होंने उसको कहा, ब्लडी फूल गेट अप। वो शाउट बहुत करते थे और उनका रोब बहुत ज्यादा था। ब्लडी फूल शट अप, गेट अप। तो उठ के खड़ा हो गया, लीव माई क्लास। तो वो कहने लगा कि सर सब इंग्लिश नहीं आती थी, नए नए आए थे, इंग्लिश में हाथ तंग रहता है सबका, और सब पिंडा चो आए थी, इंग्लिश की नहीं आती थी। वो कहता सर मैं तो नहीं जानता। वो सारे हैरान भी डॉक्टर थापर को ही कह रहा है। तो डॉक्टर थापर कहते तेरे हैवंट यू लिसन व्हाट आई हैव सेड। वो कहता सर लिसन लिसन बट मैं जाऊंगा नहीं। सरकार पता है थानू पीरियड लैन का कितने 1000 रुपए देती है, मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा। कहता मैं नहीं जानता। अल्टीमेटली डॉक्टर थापर को क्लास छोड़ के जाना पड़ा। तो
बाद में खैर ऑफ कोर्स उसको स्टूडेंट्स ने समझाया, जो हमारे साथी थे, कि यार सुमित्र तू गलत कर रहे हैं। तो वो गया सर के रूम में, माफ़ी मांगी, देन द मैटर वाज रिजॉल्व। तो एक ये बड़ा इत्फाकन मेरे को याद आ गया, छोटा सा टिडबिट्स। जहाँ भी ये सब होंगे हमारे बैच के सीनियर जूनियर, वो सब सुनेंगे और सब वो सुन के बड़े खुश होंगे। तो ये ऐसे ऐसे हादसे, ऐसी ऐसी कमाल की बातें यहाँ हुई हैं। तो एक तो ये डॉक्टर थापर का बहुत, डॉक्टर थापर ने ये कहा था एग्जाम में, बच्चों मैं आपको बताऊं, ही वॉज अपियरिंग फॉर एमएस एग्जाम ऑफ एनाटॉमी। डॉक्टर रामजी दास प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के उस वक्त, और वो उनके एग्जामिनर थे। किसी बात पर, सवाल पर विवाद हो गया, तकरार हो गई। तो डॉक्टर दीवान ने कहा, नो नो थापर, दिस इज नॉट लाइक दिस, दिस इज written as such in Gray's anatomy. Dr. Thapar was so confident as a student. He said, sir, Gray can be wrong, Thapar can't be wrong. That was the caliber of, that used to be the caliber of the teachers. And Dr. Diwan had to accept his version, and he stood first in that anatomy exam. तो ये ऐसे ऐसे टीचर थे, और स्टूडेंट भी बड़े कमाल के थे, पढ़ने वाले भी थे, ना पढ़ने वाले भी थे, है ना। तो ये एनाटॉमी की ये है, और एनाटॉमी वाज द बेसिक सब्जेक्ट जिसको बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी था, उसके बिना आप आगे चल नहीं सकते। तो ये एनाटॉमी के बारे में हो गया। चलिए फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी देखते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं सेकंड प्रॉफ में एंटर हो गए हैं, फार्माकोलॉजी लेक्चर थिएटर में आए हैं। फार्माकोलॉजी इज़ आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दवाइयों के बारे में बताया जाता है, अभी कैसी बनती हैं, हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड, व्हाट शुड बी द डोज एंड ऑल दैट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन। कई सालों तक इस स्टेज पर, इस डायस पर डॉक्टर गरेवाल, जिनको फार्माकोलॉजी का गॉडफादर कहा जा सकता है, वो यहाँ क्लास लिया करते थे। और जो उनके नोट्स जो हुआ करते थे, वो इतने बेहतरीन नोट्स हुआ करते थे कि कोई बुक किसी को लेने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। और वो बुक सालों, और वो उनके जो नोट्स थे सालों साल चले। मतलब हमने सीनियर से लिए, आगे जूनियर ले लेते थे, पता नहीं कितने साल वो चले। फिर डॉक्टर सुखदेव सिंह यहाँ होते थे, डॉक्टर गुरदेव सिंह यहाँ हुआ करते थे। डॉक्टर गुरदेव सिंह सर वॉज ऑल्सो ए ग्रेट टीचर। पतले से थे, मेरे को याद है। तो वो यहाँ खड़े हो जाया करते थे, बड़ी लंबी सी रॉड हुआ करती थी। अब पता नहीं ये रॉड स्मार्ट टीचर करते हैं कि नहीं, वो रॉड यहाँ आके ना ऐसे ऐसे करके आधा घंटा लेक्चर कंटिन्यूसली देते थे। तब लेक्चर 1 घंटे का हुआ करता था। एक बार की मेरे को बात याद आ गई, ये भी बतानी ज़रूरी है अपने बैच वालों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, सबको, इसलिए कि उनकी यादें ताज़ा हों, थोड़े नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स आएँ। एक कपूरथले का लड़का था हमारे साथ, अभी पिछला भी कपूरथले का था, इंसिडेंटली ये भी कपूरथले का है, राजकुमार। वो इधर इस रूम में बैठा था, यहाँ तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तीसरी यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में था शायद, ही वाज सिटिंग ओवर देयर। तो पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर क्या हुआ। डॉक्टर गुरदेव सिंह ने उसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग? वो घबरा के खड़ा हो गया। एक डायलॉग वो आज तक याद है, उन्होंने कहा, मेंटली इडियट सोशली बैंकरप्ट यू आर, गेट आउट। तो वो डायलॉग, मेंटली इडियट सोशली बैंकरप्ट, आज तक मेरे ख्याल जो 10-20 साल पीरियड में जो स्टूडेंट्स है सबको याद आई है। तो वो उसको क्लास छोड़ के जाना पड़ा। ये मैं कहूँगा फहमी साहब को ये ज़रूर दिखाएं, ये एग्जिट हुआ करती थी। और जो शरारती थे हमारे जैसे, जो पढ़ना जिनके लिए थोड़ा मुश्किल काम था, वो इधर पिछाड़ी लगाई और पीछे से निकल जाते थे, और फिर नीचे सीढ़ियां थी, कूद के नीचे पहुंच जाते थे, पर हरोलका लगा के जाते थे। तो आजकल के बच्चे तो नहीं ऐसा करते, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े स्टूडियस और अच्छे आ गए हैं। अच्छे तो उस वक्त भी थे, लेकिन थोड़े से वो शरारती थे। तो क्लास मिस करना एट दैट टाइम वॉज ए बिट ऑफ शरारत। चलिए आगे पैथोलॉजी रूम देखते हैं, आइए। दिस इज आवर पैथोलॉजी लेक्चर थिएटर, वेरी फेमस पैथोलॉजी लेक्चर थिएटर। ये इस यहाँ से डॉक्टर खन्ना, डॉक्टर चोपड़ा, डॉक्टर सहगल जैसे बड़े
पैथोलॉजी के लेक्चरर्स, प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। मेरे ख्याल में जितने भी हम पास आउट हैं पिछले 50-60 साल में, वो सब को याद होगा डॉक्टर चोपड़ा का, डॉक्टर सहगल का, डॉक्टर खन्ना का, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी का, उनकी वाइफ कमला गुप्ता का, वो सब पढ़ाया करते थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैथोलॉजी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज फार एज मेडिकल एजुकेशन इज कंसर्न। अब हम आ गए हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट in our lives, that is auditorium of पटियाला मेडिकल कॉलेज। इससे सबकी यादें जुड़ी होंगी क्योंकि हमारे वक्तों में यहाँ फ़िल्म दिखाया जाया करती थी और सब जितने हम स्टूडेंट्स थे, आप हों, मैं हूँ, कोई भी हो, सब वो फ़िल्म यहाँ देखने आया करते थे। यहाँ डॉक्टर हरपाल टिवाना का प्ले भी हुआ करता था, काफ़ी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। ये स्टेज है, सैमी जी ये स्टेज दिखाइए। ये बड़ी दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस स्टेज, क्योंकि इस स्टेज ने बहुत अच्छे कलाकार दिए हैं मेडिकल कॉलेज को। इस स्टेज ने भंगड़े की ऐसी टीम दी जिसने एक इतिहास रचा, जिसने एक हिस्ट्री रची। जोनल जीता, इंटर जोनल जीता और आखिर तक जितने यूनिवर्सिटी के स्टेजेस थे सब वो उन्होंने पार किए। पहली बार हुआ मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री में। उसके बाद अभी तक वो हिस्ट्री दोहराई नहीं गई। भंगड़े की टीम ने इतने अवार्ड जीते थे कि वो उनकी गिनती कम हो गई थी। उनमें हम ये फ़ोटोज़ दिखाएंगे आपको। ये एक्शन की 2-3 फ़ोटो हैं। समी जी थोड़ा उनको स्पेस देके दिखाइएगा, थोड़ा उनको रोक के दिखाइएगा। इनमें आप देखेंगे डॉक्टर JPS वालिया जो भंगड़े की टीम के कैप्टन थे, डॉक्टर मोनी, डॉक्टर शरणजीत, एंड देन डॉक्टर सुलक्षण तिवाड़ी, द मोस्ट नोटोरियस स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल कॉलेज। वो जैसा शरारती तब था, आज भी 70 साल की उम्र में उतना ही शरारती है। संतोख था। ये सब आपको दिख रहे हैं इस फोटो में। ये इतिहास रचा था। फिर इस स्टेज पर सचिन वालिया जो गाने गाता था, वो लोग सुन के हैरान हो जाते थे। लोग कहते थे रफ़ी साहब को सुन लिया या सचिन को सुन लिया। और सचिन बाद में इसी कॉलेज में हेड ऑफ द ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आइज़ के हेड रिटायर हुए हैं। फिर इस स्टेज से हमें डॉक्टर असलम परवेज़ मिले, बहुत यंग। 2000 में हमारी एलमिनी हुई थी हमारे बैच की, तब वो परफॉर्म कर रहे थे। वो बहुत अच्छा पंजाबी फोक बहुत अच्छा गाते हैं। जहाँ भी पटियाले में कोई अच्छी महफिल होती है उसमें गाते हैं। आजकल थोड़े लीडर हो गए हैं, गाना कम कर दिया है। तो असलम साहब गाना मत कम कीजिए, लीडरी कम कर दीजिए। लीडरी में कुछ नहीं मिलेगा, गाने में फिर भी आपको कुछ मिल जाएगा, आपकी रेपुटेशन बनती है। तो ये वो स्टेज है जहाँ से ऐसे ऐसे कलाकार उभरे। यहाँ फिर सुधीर, डॉक्टर सुधीर वर्मा एंड डॉक्टर सुक्खी, ये दोनों एक बैच के हैं। सुक्खी ये बहुत बड़े यहाँ आई स्पेशलिस्ट हैं, उनका अपना हॉस्पिटल है पटियाला आई हॉस्पिटल। इन दोनों ने एक ऑर्केस्ट्रा बनाया था और वो ऑर्केस्ट्रा ने सारे जितने मेडिकल कॉलेज में कंपटीशन होते थे इंटर मेडिकल, वहाँ ये सुक्खी और सुधीर दोनों जाया करते थे और हर एक जगह जाकर इनाम जीतते थे, प्राइज़ लेके आते थे और वो मेडिकल कॉलेज पटियाला की प्रेस्टीज को एनहांस करते थे। फिर यहाँ डॉक्टर राजन सक्सेना जो लखनऊ PGI के हेड रिटायर हुए हैं अभी पिछले रोज़, वो इस डायस से स्पीच दिया करते थे। ही वॉज ए वंडरफुल ओरेटर। और मेरे को जहाँ तक याद है राजन ने मेडिकल कॉलेज की तरफ से अपना डेक्लेमेशन में कई अवार्ड जीते और बताते हैं कि वहाँ जब वो चला गया लखनऊ, वहाँ भी उसका ये शौक़ चल रहा था। तो ये इस स्टेज, इस ऑडिटोरियम की देन है मेडिकल कॉलेज को। लेकिन थोड़ा दुख के साथ मैं ये भी कहता चलूँ अपने दोस्तों को, साथियों को और प्रेजेंट मैनेजमेंट को कि वो आर्ट, वो भंगड़ा, वो गिद्दा, वो थिएटर, वो गाना आज गुम हो गया है इस मेडिकल कॉलेज में। इन जो फैकल्टी है ये इनकी जिम्मेवारी है कि बच्चों को ढूंढें, उनको इनकरेज करें, उनको प्रोत्साहन दें, उनको हल्लाशेरी दें ताकि ये चीज़ें मरे ना कभी। साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, ये जो हम क्रिकेट की पिच दिखा रहे हैं,
तब ये थोड़ी उधर हुआ करती थी, अब सेंटर में आ गई है। लेकिन इस क्रिकेट की पिच ने बहुत बड़े क्रिकेट के प्लेयर यहाँ से पैदा किए। सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर रविंदर चड्ढा साहब का। रविंदर चड्ढा साहब पंजाबी यूनिवर्सिटी के कैप्टन रहे, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के कैप्टन रहे, हरियाणा रणजी ट्रॉफी के 10 साल कैप्टन रहे और 5 साल इंडियन टीम के फिजियो रहे। यहीं की प्रोडक्ट थे, यहीं पे पले, यहीं पे बड़े हुए, यहीं से मेडिकल सीखा, यहीं क्रिकेट सीखी और आसमान की बुलंदियों तक पहुँचे। इंद्रवीर गिल जो आज यूएसए में बहुत बड़ा सर्जन है, बहुत अच्छा क्रिकेटर, वो भी इस पिच की देन है। डॉक्टर अनिल विज, जिसको कहा जाता है कि वो छक्के से अकाउंट खोलता था और छक्के से अपनी सेंचुरी पूरी करता था, वो भी इसी ग्राउंड की देन है। तो ये पीछे बास्केटबॉल ग्राउंड है, पहले वो इधर साइड पे हुआ करता था, यहाँ टेनिस कोर्ट हुआ करता था। अब टेनिस कोर्ट शायद किसी वजह से बंद हो गया है, तो वहाँ बास्केटबॉल थी, यहाँ टेनिस थी। एक बात और मैं आज के स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि 5 बजे हमारी क्लासेस बंद होती थी, 4, 4:30 या 5। तो उसके बाद तकरीबन सभी हॉस्टलर थे, लोकल तो बहुत कम हुआ करते थे। लोकल तो हम 7, 8, 10 थे मैक्सिमम। हर एक बैच में तब तक 10, 12 ही हुआ करते थे, ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। हॉस्टलर हुआ करते थे, जाते थे, मुँह हाथ धोते थे और चाय पीनी। चाय के साथ कैंटीन में एक समोसा मिलता था सबको। तो जो हम खेलते थे तो हम भी यहीं किसी के साथ हॉस्टल में चले जाते, मुँह हाथ धोते और चाय पीते, समोसा खाते और 5 बजे से लेकर 6:30, 7 बजे तक यहाँ हम क्रिकेट खेलते या जिसने जो खेलना हो। तकरीबन हर एक जो मेडिकल स्टूडेंट था कोई ना कोई गेम खेलता था। लेकिन आज वो चीज़ मिसिंग है। बल्कि सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे ये होता है, मैं अथॉरिटीज़ को कहूँगा इस पर ध्यान दें, जो स्पोर्ट्स कोटे पर बच्चे एडमिट होके आ रहे हैं पिछले 15-20 साल से। आप खैर पुराना तो नहीं कर सकते, जो फ्यूचर है उसको ज़रूर देखिएगा। जो स्पोर्ट्स कोटे पर एडमिट होके आते हैं बच्चे, मैं नहीं कहता वो फेक होगा, बिल्कुल जेन्युइन होगा, लेकिन वो आके कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते। ये बहुत बड़ा क्राइम है। इसकी तरफ प्रिंसिपल को, स्टूडेंट को, सबको ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स नहीं होगा तो बहुत बेइंसाफ़ी होगी। आइए आगे एक लवर्स लेन हम आपको दिखाते हैं। तो उसका लवर्स लेन का नाम लवर्स लेन क्यों पड़ा वो भी आपको बता देते हैं। वो सामने जो आपको नज़र आ रही है, वो जहाँ कुछ, वो तो नई बिल्डिंग बनी है जिसका हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इससे आप लोगों की यादें नहीं जुड़ी हुई। ये जो सड़क सामने नज़र आ रही है, अब तो बाउंड्री वॉल हो गई, तो बाउंड्री वॉल नहीं थी। तो ये सामने जो है वो गर्ल्स हॉस्टल था, अब भी है। वो सामने गर्ल्स हॉस्टल नज़र आ रहा है आपको, वो लड़कियां देख रहे हैं, आप जूम करके देखिए, जा रही हैं। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लवर्स लेन कहा जाता था। लवर्स लेन इसलिए मशहूर थी ये लेन कि शाम को जो इश्क वगैरह में पड़े हुए थे लड़के, वो सब यहाँ से लेकर गर्ल्स हॉस्टल तक चक्कर काटते रहते थे और वो सड़क की ऐसी तैसी फेर दिया करते थे। पता नहीं उनके जूते टूटे कि नहीं टूटे इस चक्कर में, लेकिन सड़क वो बिल्कुल बैठा दिया करते थे, इतना घूमते थे। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी मंजिल बढ़ते हुए ये कैफ़े हुआ करता था। चेरियन उस वक्त थे यहाँ। नोबडी कैन फॉरगेट चेरियन एंड हिज जनरॉसिटी। कमाल की कॉफ़ी, कमाल का डोसा, बहुत अच्छा इंसान। और यहाँ भी बहुत कहानियों ने जन्म लिया है, यहाँ भी बहुत आशिकियाँ हुई हैं और यहाँ भी जितनी कहानियों ने जन्म लिया है वो अपने मंजिल तक भी पहुँची हैं। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं सबकी, इसको ध्यान से देखिए। बाहर भी है, बाहर जब यहाँ रश होता था तो बाहर वहाँ खड़े पर बैठ जाते थे, वहाँ वो चाय कॉफ़ी आ जाती थी। दैट्स ऑल्सो ए वेरी
और लेकिन कोई इसमें चेंज नहीं आई, सिर्फ ये केबिन अलग से बनाया गया है, मे बी फॉर द टीचर्स एंड ऑल दैट, अदरवाइज चेयर्स, मेज, कुर्सी सब वही है, इट इज ऑल द सेम। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आई मस्ट से कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसको पहले आप देख लो तभी मज़ा आ जाता है यार, सच्ची। मैं बिल्कुल दिल से बात कह रहा हूँ। हम आज इसलिए फॉर्चुनेट हैं कि हिंदुस्तान का जो जो बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें से एक, बेस्ट हॉस्पिटल राजेंद्रा हॉस्पिटल उनमें से एक, उनके हम प्रिंसिपल कम डायरेक्टर डॉक्टर सिबिया साहब से मुखातिब हैं। सर, थैंक यू सो मच, यू आर रियली काइंड एनफ टू गिव अस टाइम। तो सबसे पहले जो एक बात मेरे ध्यान में आती है, आप भी कभी कभी सोचते होगे जब आप तनहा होते होगे, कि हाउ फॉर्चुनेट यू आर यार, क्योंकि आप इसी कॉलेज में पढ़े, यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। यहीं पढ़कर वो आदमी बहुत किस्मत वाला होता है सर, जो वहाँ जहाँ से तालीम हासिल करे वहीं वो बच्चों को पढ़ाए, और फिर बाबा जी की मेहर हो उसके ऊपर कि वो वहाँ का डायरेक्टर कम प्रिंसिपल भी बन जाए। यू आर रियली फॉर्चुनेट, आई फील प्राउड ऑफ यू सर। Thank you, Dr. Naresh, for such very kind words. जी, filling in the shoes of such great predecessors जी जी जी, makes you a lot more responsible. Yes. And you need to work extremely hard to come up to their expectations, to their levels. I hope even if we are able to do 10-20% of what our founder principals in that era did, जी, I think we'll consider us as successful. It's no doubt it is one of the oldest and one of the very prestigious institutes. जी, And it's a very humbling experience in front of God that at present we are at a position and where we would try our level best to do better. Better for our two main subsets of people or main two clients. One, for the patients, Yes. and second, for our students. These are the two main categories of population that we need to cater to yeah, in a best possible manner. So That's that would be our endeavor. That's right. And it's not a one-man's job, it is a team effort. Along with my faculty, we have a very hardworking, very intelligent faculty, and I'm also thankful to the old student associations who are constantly coming up and giving us their views and helping us a number of times. So I'm really thankful to all of you. Sir, as I know, you are one of the best clinician at the present in the northern India. So you got a lot of responsibility as a professor of medicine in the department, as well as now how you would be able to maintain an equilibrium between director cum principal and as a clinician. That's where I told you that the teamwork comes up, time management comes up. So hopefully we'll be able to manage all the things. So but I hope your patients will not suffer. No, definitely not. Definitely not. We have got only two sets of people to जी। One is the patients, another is the students. जी, अच्छा, एक दो सवाल और जहन में आते हैं। लोगों ने कहा है भी, सिंस यू आर मीटिंग डायरेक्टर कम प्रिंसिपल, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, नो कंप्लेंट कोई नहीं है सर, नो कंप्लेंट एट ऑल। I saw when my friend Dr. Balbir, who is the health minister, visited your hospital and all that, he went quite satisfied. Our main guide, our yes, and the main support system, not only being from now onwards, but you'll be surprised to know we are associated with him for past more than 2.5 decades. Yeah, he was here as a all the plantation you see in the environment the bada outside, environment the wall kid है दे. He was the person who came and did that about 20 years back. Yeah. And then he has been a great researcher. He was one of the persons when there was only a small paragraph about HIV. जी. He was interacting with the PJ and other institutes,
brought the kids down, and he was testing people around to know the incidence and prevalence of HIV in those times when research into this field was almost done. Almost. So he has been a great guide and a support system. No doubt. And, He is working a lot. He is doing his best. We are implementing his vision. Yes. So he is the person who guides us, and whatever his vision is, we are trying to give it a practical shape over here. That's true. Sir, जैसे लोग जानते हैं कि भी ड्यू टू द एफर्ट्स मेड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट मेडिसिन जो है ओपीडी में सबको फ्री दी जा रही हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, आपके भी यहाँ और जहाँ भी कहीं भी गवर्नमेंट फ्री दी जा रही हैं. इज इट द सेम स्टोरी फॉर इंडोर पेशेंट्स आल्सो? इंडोर के भी फ्री दी जाती हैं? Yes, majority of the patients they get all the medicines free, but yes, 100% in a tertiary care institute sometimes it may not be possible. तो फिर आप बाजार से खरीद के देते हैं? वो बाजार से ले लेते हैं या आयुष्मान भारत से मिल जाती है, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाती है. अच्छा, ये तो मेडिसिन का पार्ट है सर. एक और, सिंस यू योरसेल्फ इज द टॉप क्लिनिशियन ऑफ द कंट्री, तो एक सवाल और है सर. जैसे आप मेडिसिन तो मुहैया करवा रहे हैं लेकिन सर हीमेटोलॉजिकल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी है, एमआरआई है, तो मान लीजिए एक पेशेंट का होना है यहाँ, अभी इमरजेंसी है, मान लीजिए उसका नहीं हो पाता, रश बहुत है, ठीक है ना, वी कैन अंडरस्टैंड, तो उनका भी आप बाहर से मैनेज करवाते हैं? बिल्कुल भी नहीं. दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू डिफर फ्रॉम यू एब्सोल्युटली. जी. दिस इज द हेयरसे. जी. यू आर मेकिंग अ प्रॉब्लम आउट ऑफ नथिंग. जी. Probably it is ignorance on your part, or I don't know why you are asking this question. जी. Because probably you have never come to the hospital, or probably you have no knowledge of what is happening inside. नहीं, that you may be right. हाँ. No. I don't deny. The thing is, you may be right, नहीं, I'm right. अच्छा. There are two very different things about it. Please don't mind. नहीं, ठीक है सर. Emergency, if I do not understand, sitting in a tertiary care institute, जी. a professor or associate professor or assistant professor does not understand what is the emergency, then probably you are ignorant. Absolutely. We know that. And when there is an emergency, the CT scan is done immediately. Why wouldn't it be done? So if you see a stroke patient coming to us, his CT is done within about 10 to 15 minutes. And our door to needle time for thrombolysis is 40 minutes. That is quite commendable. That means the patient comes, he is diagnosed as having stroke, he is taken to the CT scan, CT scan is done, the reporting gets done immediately, and the loading dose is given within 40 minutes. Everything happens within 40 minutes. Yes? A person with elective CT scans, he has come with a simple headache, but he wants to get a CT scan. And for that patient, of course, you have to give the time. That is not an emergency. That's true. That's true. Please, what about them? Be a little bit patient. Listen to me now. 90 CT scans are done every day. 90. Close to 90. Very good. And we are in the process of procuring another CT scan machine. That is the main so that the waiting time even for elective patients is cut down. Yes. Secondly, let's come to the ultrasound. It is 24 hours into 7 availability. Even if the patient comes in the night at 1 o'clock, by the time it is morning, his ultrasound, his X-ray, his CT scan, his hematological investigation, all investigations are done. Even if it is selective? During the night only. Even if it is selective? Why would an elective patient come in the midnight at 1 o'clock? No, I say be routine. Routine is not done during the night. There are 40 to 45 emergency cases of ultrasound that are done during the night only. Yes. They are not supposed to wait till morning. The things happen during the night only. It's not a waiting period for them. I tell you one thing. When I did my first video, he was with me at that time. Then perhaps it was Dr. Sajan was the principal or director. So 2 years back I'm talking. So same thing he told me sitting in the MS office. We are in the process of. I told him that you are doing commendable job. You people are. No words for any and no word is sufficient.
But mega since patients are more, so we have got only one MRI. Okay, तो मैं कभी sir why उन्होंने he said we are in the process and it would be done very shortly. But CT scan would be done shortly. हाँ MRI is sufficient. हाँ नहीं वो कहते भी now 2 years had gone by, 2 years had gone, but still that process is on. That is why I'm asking. This is the new process which has started by our worthy HM sir. जी. So you'll be shortly seeing a new CT scan. हाँ, that is the best. But the volume of scans we are doing per day is close to 90 every day, single day, and all emergencies are taken care of. That is not that the emergency would come in and we are going to tell him you come day after tomorrow. जी. That is never ever done. हाँ नहीं ठीक है. So thank you sir. I hope and pray to God Almighty, Allah Baba ji sab nu dua karda ki your college and hospital should prosper under your able guidance, and wish you all the very best. Wish you all the very best. Thank you sir. Thank you so much. Seeking your guidance and help and support all the time. Thank you so much. Thank you sir. Thank you. से पूरी कोशिश की कि आपको यादों के झरोखों में पूरा लेके चलें. आप जब ये वीडियो देखें अपने आप देखें, आपकी जनरेशन देखे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन देखे, आपके फ्रेंड्स देखें, आपके रिलेटिव देखें, तो उन सबको मज़ा आए, पता लगे कि आप लोग कहाँ से तालीम पढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए. हमारा उद्देश्य यही था. कुछ कमियां रह गई हों, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं और परफेक्ट हो भी नहीं सकते, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं. लेकिन हम जो भी काम करते हैं यहाँ से करते हैं, यहाँ से नहीं करते. उम्मीद है आपको पसंद आएगी. अब तो चलते हैं मैं कदे से मीर, अब तो चलते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया तो. शुक्रिया, खुदा हाफिज़.